नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। बुलियन मीटर में आप सभी का स्वागत है। लगातार हम लोग देख रहे हैं मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा है। पूरे कमोडिटी सेक्टर में गिरावट है। सिल्वर में हमने लोअर सर्किट देखा, गोल्ड में भी गिरावट कंटिन्यू है। विस्तार से बातचीत करेंगे। ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, ईटीएफ में बाय करने वाले ज्वेलर्स, तमाम लोगों के सवाल आ रहे हैं लगातार कि अब किया क्या जाए, जिनके पोजीशन फंस गए हैं। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, इसलिए द बोनस ने सोचा कि क्यों ना एक्सपर्ट से ही उन सवालों के जवाब लिए जाएं जो दर्शकों के सवाल इस वक्त आ रहे हैं, जिनकी पोजीशन फंसी है, वो कैसे इनसे बाहर निकल सकते हैं। तो इसलिए दोपहर 3 बजे हमने यानी द बोनस ने स्पेशल शो आयोजित किया है बुलियन मीटर आप लोगों के लिए। बातचीत शुरू करेंगे। 3 खास मेहमान हैं, पहले उनको इंट्रोड्यूस कर देता हूं, फिर मार्केट का हालचाल मैं आप लोगों को बता दूंगा। कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड रिसर्च अंकित कपूर जी हमारे साथ हैं। इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड सीईओ अमित सुरेश जैन जी हमारे साथ हैं। AIJGF के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। जी नमस्कार। आपकी टाई गायब हो गई ब्रिज जी? टाई गायब है सर। मार्केट में इतना हाहाकार मचा है, टाई से क्या लेना देना सर? उसके पहले का धंधा बना दिया आपने अपनी टाई को। बातचीत शुरू करें उससे पहले दर्शकों को अपडेट देता हूं कि आज मार्केट में क्या कुछ हुआ। इंट्राडे में हमने सोने को MCX पर 1,34,000 के नीचे लुढ़कते हुए देखा और इसकी बातचीत की जाए 1,33,687 रुपए का निचला स्तर छूता हुआ हमने सोने को देखा। सोने में 6% का निचला सर्किट भी लगा। इन चीज़ों पर आप लोग ध्यान ज़रूर बनाकर रखें। वहीं चांदी की बात की जाए तो वहाँ पर भी 12% का लोअर सर्किट हमने देखा। 2,25,805 का निचला स्तर छूता हुआ हमने देखा। सोने चांदी में मार्जिन में भी बढ़ोतरी की गई है। तमाम फंडामेंटल्स और फैक्टर्स निकल कर आ रहे हैं, अलग अलग चीज़ें और अलग अलग तरह से बातचीत की जा रही है। सबसे पहले मैं नितिन सर के पास जाना चाहूँगा, सर से समझना चाहूँगा। सर, तबीयत ठीक है ना आपकी? सर, हम अपने चादर के अंदर ही रहते हैं, पैर बाहर फैलाते ही नहीं है, तो फिर हमारी तबीयत को क्या होगा? सर, आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि दर्शकों के भी सवाल आ रहे, कमेंट भी यही आ रहा है कि जो बुल थे उनकी बुलिशनेस निकल गई, होश उड़ गए या अभी भी बुलिश है? नहीं नहीं, ब्रिज जी, इसमें होश हमेशा उड़ेंगे, चाहे तेजी आए चाहे मंदी आए। जो भी बिना संभले काम करेगा। देखिए, आपके चैनल पे ना हमने एक बात बहुत हर बार बोली है कि उतना ही ले थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। और 3,90,000 रुपए जिस समय चांदी गई थी तो बहुत क्लियरली बोला था कि पिछली बार आपके पास जितना पैसा है अपने फोमो की इचिंग मिटाने के लिए सिर्फ 10% ही यूज करें और 90% को फ्री रखे। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि डेली चांदी और 10,000 रुपए बढ़ रही थी और सोना जो है वो डेली 2-3% बढ़ रहा था। और लास्ट के 2 दिनों में तो हमने 5-5, 10-10 हजार रुपए की तेजी आते हुए देखी। तो लोगों ने क्या किया कि अपना काम धंधा छोड़ के पूरी तरह से सोने चांदी के को ऐसा समझ लिया कि ये एक जैकपॉट लॉटरी लग गई है जो डेली बढ़ेगी। और हमने कई बाजार देखे हैं, मतलब अगर मैं पिछले 25 सालों की बात करूं तो चाहे इक्विटी हो, चाहे कमोडिटीज हो, चाहे करेंसी हो, हमने कई बार देखा कि जब इस तरह का यूफोरिया आता है और जो उसका एंड होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। और यही बात थर्सडे को सुबह 9 बजे अपने तमाम सोशल मीडिया माध्यम से कही थी कि ये जो पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस है, सेम वैसी ही क्रेजीनेस अभी हमको गोल्ड और सिल्वर के अंदर दिखाई दे रही है। तो अभी इस समय आप सिर्फ 10% पैसा यूज करें, उससे ज्यादा यूज ना करें। अब समस्या क्या आती है, कोई भी चीज 3 रुपए से जब 2 रुपए हो जाती है ब्रिज जी, तो 33% का डाउनफॉल दिखता है। लेकिन जब वही चीज 2 रुपए से वापस 3 रुपए अगर उसको पहुंचना है तो उसको 50% बढ़ना पड़ेगा। चांदी 4,20,000 से 2,40,000 आ गई है। अब ये 40 से 42% का फॉल है अगर टॉप से देखें। लेकिन अगर इसको वापस 4 लाख पे पहुंचना है तो इसके लिए इसको यहां से 90% की तेजी चाहिए। शॉर्ट्स जितने थे वो सारे के सारे जो एक्सचेंजेस ने मार्जिन बढ़ाए उनकी कृपा से, जो लॉन्ग थे वो सारे के सारे ऑलमोस्ट लीवरेज लॉन्ग कट चुके हैं। अब आज या कल में जो बचेंगे वो बचेंगे जो इसकी डिलीवरी उठाने में समर्थ है, और बाकी सारे के सारे कट जाएंगे। तो जितने भी लीवरेज प्लेयर है वो सारे पनिश्ड हो जाएंगे। फंडामेंटल आज भी इंटैक्ट है, सेंट्रल बैंक ने अपना 1 भी ग्राम नहीं बेचा है। तो मुझे ऐसा लगता है जब फंडामेंटल स्टोरी बहुत स्ट्रांग हो तो इस तरह का जो मूवमेंट्स है बाजार में ये आते ही रहते हैं। और इसमें जो नॉन लीवरेज प्लेयर्स होते हैं वो लीवरेज प्लेयर्स को हिट विकेट देके बाहर हो जाते हैं। ब्रिज जी। नितिन सर, अगर फंडामेंटल अभी भी कंटिन्यू बने हुए हैं तो क्या वापस से चांदी को हम लोग 4,20,000 पे देख पाएंगे या उसके ऊपर?
अभिजीत जी देखिए, जैसा मैंने बोला कि 4 लाख रुपए बढ़ने के लिए अब यहाँ से 80% 90% की तेजी चाहिए। हम्म। तो अब वो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 30 दिन या 40 दिन के अंदर ही हो जाएगा। लेकिन चूंकि बाजार में कमोडिटी मार्केट में मार्जिन इतने बढ़ चुके हैं कि गोल्ड और सिल्वर दोनों बाय और सेल साइड में दोनों में इलिक्विड मार्केट्स हमें दिखाई देगा। और उसमें हम देखेंगे कि काफी तेजी आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि वापस 3,90,000 का जो लेवल है वो हमें इस बार मानसून की बारिश से पहले देखने को मिल जाएगा। डाउन साइड में जो आज लो लगा है 70 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में, मुझे लगता है 70 और 65 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बाजार को वहां से वो सपोर्ट लेना चाहिए। और फ्रेश बाइंग जो है वो आपको तभी करनी चाहिए जब बाजार थोड़ा समझ जाए। देखिए, मान लीजिए आप अपना घर बना रहे हैं, पहले दिन तूफान आता है, तो उस तूफान में मान लीजिए घर जो बन रहा था वो टूट जाता है या उसमें नुकसान पहुंचता है, तो आप इमीडिएटली उस तूफान के दौरान घर बनाना शुरू नहीं कर देंगे। आप पहले उस तूफान को थमने का इंतजार करेंगे, और जब वो तूफान थम जाए तब आप दोबारा बनाइए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फंडामेंटल स्टोरी यही बोल रही है कि ये जो मार्जिन कॉल्स और जो डेरिवेटिव प्ले हो रहे हैं उसके चक्कर में जो मंदी आ रही है, आप उसको रुकने दीजिए, मार्केट को स्टेबल कंसोलिडेट होने दीजिए थोड़ा सा, उसके बाद आप आगे चलिए। चांदी, फॉर योर व्यूअर्स इंफॉर्मेशन मैं ये बता दूं, 13,000 से 15,000 रुपए के डिस्काउंट में चल रही है इस समय एमसीएक्स के अंदर, जो कि ये बता रहा है कि जहां एक हफ्ते पहले यूफोरिया बाइंग साइड में हावी था, जब 35 से 40,000 के प्रीमियम हम देख रहे थे, तो वहां से 55,000 रुपए का प्रीमियम नीचे आ जाना, 40,000 जो प्रीमियम था 15,000 रुपए डिस्काउंट में आ जाना, वो ये बता रहा है कि अब जो पैनिक है वो बहुत आई है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि मंदी आ जाएगी और बेच देंगे। और ये जो सेलिंग है ये ओवरसोल्ड कंडीशन में चांदी को पहुंचा देगी 1 या 2 दिन के अंदर। ब्रिज जी। जी बिल्कुल, ये नितिन सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। अंकित सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप कहीं सपोर्ट देख रहे हैं कि नहीं गोल्ड सिल्वर में, या ये गिरावट कंटिन्यू दिख रही है आपको भी? सुबह सुबह मैंने आपको बोला था 3 से 4 घंटे रुकिए। 3 से 4 घंटे रुकने के बाद में जब हम सुबह 12 बजे के आसपास कर रहे थे सेशन, तो हाँ। नहीं बोला, केवल 3 से 4 घंटे रुकिए, मार्केट आपको स्टेबल होता नजर आएगा। जो इतनी सर्किट्स लग रहे हैं वो सारी चीजें खत्म होती नजर आएंगी, और हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी ये चीज खत्म हो चुकी है। बहुत ज्यादा गिरावट की अभी यहाँ से उम्मीद करके नहीं चलेंगे। हो सकता है कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिले, लेकिन जो ट्रेंड है वो तेजी का बरकरार है। $50 के ऊपर 45 साल बाद ब्रेकआउट करा था, $120 तक गया है, तो ये तो करेक्शन ही बोलेंगे हम इसको। अभी 70 से, जैसे अभी नितिन जी ने बोला कि $70 से $60 का एक मेजर सपोर्ट जोन है, तो वहां पे ये डेफिनेटली एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। इतनी जल्दी घबराने की जरूरत नहीं है, ये केवल एक मार्केट का पार्ट एंड पार्सल है, मैंने पहले ही बोला था। और ये मार्केट में तूफान आते हैं, हम लोग तो कमोडिटी, हम लोग तो डरते नहीं है। देखिए ये चीजें हमने बहुत टाइम देखी है, ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं जो नॉर्मल होती हैं। तो जो नए आए हैं उनके लिए थोड़ा सा आश्चर्य हो सकता है, लेकिन जो ऑलरेडी 10 साल 15 साल पुराने इस मार्केट में, उनके लिए ये आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ये ऑलरेडी सेटल यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। धीरे से कुछ टाइम के लिए यहाँ पे सेटलमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। गिरावट पे खरीदारी करके चलेंगे, बेहतर रहेगा। गिरावट में खरीदारी की अंकित सर राय दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। अमित सर के पास चलते हैं। अमित सर, आपकी क्या राय रहेगी? सवाल यही बना हुआ है, क्या हम लोग चांदी 2 लाख के नीचे देख पाएंगे? दर्शकों के यही कमेंट आ रहे हैं सर। ब्रिज जी, मेरा थोड़ा सा व्यू अपोजिट साइड का है। हालांकि मैं बहुत बड़ी मंदी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बहुत बड़ी तेजी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। और ये मैंने करीब करीब 3 से 4 दफ़ा 4 शो में कह चुका हूं कि मुझे अब टाइम करेक्शन की तरफ बाजार दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर एक्चुअली होप्स अगर दे देंगे, और लोग यहाँ पर अभी अभी मुझे बात करते, आई मीन शो करते करते एक मैसेज आया हुआ है कि मुझे 30 लाख रुपए का लोन, होम लोन मिल रहा है और 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन मिल रहा है, क्या मैं ये लोन लेकर 80,000 रुपये की ईएमआई के लेकर सिल्वर में इन्वेस्ट कर दूं क्या? तो ब्रिज जी, अगर यहाँ से अगर इस तरह की कोई सिचुएशन में कोई इन्वेस्ट करता है, तो मुझे लगता है उसको ब्याज निकालना भी मुश्किल हो सकता है। यहाँ से अगर बाजार ऊपर आते हैं तो वो डेड कैट बाउंस की तरह होंगे, रिवर्सल की पॉसिबिलिटी कम है। मंथली चार्ट क्लियर कट बता रहा है कि यहाँ से बहुत बड़ी तेजी इमीडिएटली नहीं आ सकती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इंटेलिसेस के जो सिस्टम है वो भी बताते हैं कि अगर तेजी को ट्रिगर होना है तो उसको 3,05,000 रुपये के ऊपर निकल के स्टेबल होना पड़ेगा। ऑन द अदर साइड, मैं ये भी नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा क्रैश कर जाएंगे, लेकिन हाँ, एक बार 2,28,000 रुपये के आसपास सपोर्ट मैंने सुबह के शो में भी बताया था। 2,25,000 रुपये के आसपास से बाजार घूमकर अभी 20,000 रुपये की रिकवरी दिखाया हुआ है। तो ये जो रिकवरी है डेड कैट बाउंस की तरह है, ये सस्टेनेबल रहेगी नहीं रहेगी, या फिर यहाँ पर बाजार कंसोलिडेट करेगा, वो आगे का समय बताएगा। तो यहाँ से ये उम्मीद में इन्वेस्ट करना, या फिर ये उम्मीद लगाकर बाजार में पार्टिसिपेट करना कि बस अब तो वापस से पुराने दिन कल या परसों में आ जाएंगे, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि गलत होप्स अपने व्यूअर्स को, अपने पार्टिसिपेंट्स को चली जाएगी।
जी बिल्कुल, ये अमित सर की राय निकल कर आ रही है। अंकित सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, जो प्राइजेस में गिरावट हम लोग ने देखा है, चांदी की बात करें 4,20,000 पर हम लोग देख रहे थे पिछले हफ्ते, वो चांदी 2,43,000 पर आ गई है। गोल्ड की बात करें, जो गोल्ड हम लोग 1,80,000 पर देख रहे थे, वो गोल्ड 1,42,500 पर इस वक्त नज़र आ रहा है। क्या आपको लगता है सर, सोने चांदी के प्राइजेस की जो वैल्यू है अभी, यही इसकी रियल वैल्यू है? इंट्रेंसिक वैल्यू सिल्वर और गोल्ड का यही है? यहाँ पे अगर बात करें तो गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू जो बात करते हैं हम लोग, मुझे नहीं लगता कि गोल्ड की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। यहाँ पे सिर्फ जो इसकी बाइंग जो कॉस्ट है, जहाँ पे इसकी माइनिंग कॉस्ट है, माइनिंग कॉस्ट में अगर अपन सिर्फ 10% का प्रॉफिट देखे देखें तो यहाँ पे वो चीज निकल के आती है। तो वो चीज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आती है, अगर आप वो बात कर रहे हैं, तो अभी भी इसकी $2425 के आसपास, अगर चांदी की बात करूं तो $26 $28 के आसपास की माइनिंग कॉस्ट है। तो $30-31 के आसपास को लेके चल सकते हैं। तो एक कहानी वो अलग हो गई। अमित जैन जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि यहाँ पे वापस से कोई बड़ी रैली अगर आती है मार्केट के अंदर तो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोनों, चाहे नितिन सर हो, चाहे मैं हूं, चाहे अमित जी हो, तीनों एक बात से तो यहाँ पे ताल्लुक रख रहे हैं। एक मतलब एक बात पे एक कंफर्मेशन हो रही है कि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। अब तेजी कैसे आने वाली है उसके ऊपर नजर बना के चलनी पड़ेगी। ये लंबा कंसोलिडेशन जाएगा कि यहां से वापस तेजी बनेगी। तो एक चीज तो कंफर्म हो रही है कि अमित जी और नितिन जी दोनों की दोनों तेज नहीं है मार्केट, मतलब बहुत ज्यादा मंदी नहीं है मार्केट के अंदर। यहां पे रुकेगा मार्केट, अब किस तरह से आगे ट्रेड करता है उसके ऊपर देखना बहुत जरूरी होगा। मेरा मानना है, हमने कोरोना के टाइम पे भी बहुत ज्यादा पैनिक उस समय देखा था मार्केट के अंदर, इक्विटी मार्केट के अंदर, और देखा था कि एक क्रैश आ गया है 7500 8,000 तक निफ्टी आ चुकी थी, और एक्सपेक्टेशन था कि वहां से वो रिवर्सल नहीं लेगा, और हमने वी शेप रैली देखी थी और अनएक्सपेक्टेड अपसाइड मोमेंटम हमने देखा था। अगर मार्केट के अंदर फंडामेंटल्स जो हैं वैसे के वैसे ही बने हुए रहते हैं तो ये वी शेप रैली जो है वो यहां पे भी हमको सिल्वर के अंदर और गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकती है। अगर किसी को भी डर लग रहा तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रहना चाहिए ट्रेडर्स का, क्योंकि यहां पे वैल्यू बाइंग यहां पे बनती है। सिल्वर का हो गया चाहे गोल्ड हो गया, $80 यहां पे चल रही है सिल्वर, और यहां पे बात करें गोल्ड की तो 47-4600 देख रहे हैं। नीचे में हमने $70 के आसपास देखा, गोल्ड के अंदर $4300, सॉरी $4400 के आसपास देखा। तो ये वैल्यू बाइंग यहां पे हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी यहां से कोई गिरावट आने वाली है। जी बिल्कुल, ये अंकित सर की राय निकल कर आ रही। जो भी दर्शक द बोनस के साथ जुड़े हुए इस वक्त, अगर उनके कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप लोगों के सवालों के भी जवाब लिए जाएंगे। लेकिन इस वक्त एक ही सवाल है, मैंने अंकित सर से भी वही पूछा। नितिन सर, आपसे भी राय जानना चाहूँगा, गोल्ड सिल्वर का फेयर वैल्यू क्या है अभी? अगर देखें, क्या वही उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है? जो हम लोग 4,20,000 देख रहे थे चांदी, तब क्या ओवर वैल्यूड थी, अब उसकी वैल्यू सही है? क्या देखते सर, फेयर वैल्यू क्या है गोल्ड सिल्वर का? देखिए, गोल्ड सिल्वर की फेयर वैल्यू के पहले आप समझिए मिट्टी की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, आप जब गोल्ड या सिल्वर को निकालते हैं, दैट इज अ ओर, वो ओर होती है, उसमें से आप कुछ कण निकालते हैं तो उसकी माइनिंग रिफाइनिंग कॉस्ट आती है। तो ब्रिज भाई, वर्ल्ड वाइड क्या होता है, जब गोल्ड के भाव ऊपर जाते हैं तो माइनिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि सीईओज क्या करते हैं, जो पहले मान लीजिए नॉर्मल फ्लाइट से चल रहे होते हैं, वो चार्टेड फ्लाइट से चलना शुरू कर देते हैं, बोनसेस बटने शुरू हो जाते हैं, तमाम खर्चे शुरू हो जाते हैं, एक्वायर करना शुरू हो जाता है। तो उस वजह से जो माइनिंग कॉस्ट $1,300-1,400 आ रही होती है 2 साल 3 साल पहले, वो अब आप देखेंगे तो जैसे अंकित जी ने कहा $2,500-2,400 के आसपास आ रही है, और कहीं कहीं पे ये अभी 2,200-2,300 भी बनी हुई है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर, जिंक या दूसरी माइन, गोल्ड की माइन से निकलते हैं तो उसकी कॉस्ट कम आती है, कॉपर की माइन से निकल रही है तो कॉस्ट ज्यादा आ रही है। तो 17 सेंट से लेके 26 या 27 सेंट तक, जैसा अंकित भाई ने बोला, वैसे ही सिल्वर की भी माइनिंग कॉस्ट आती है। तो ये टोटली बाजार के ऊपर डिपेंडेंट है। जब बाजार गिरता है तो ये लोग कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं, कॉस्ट कटिंग में ये कम हो जाती है और नॉर्मल में ये बढ़ जाती है। नितिन सर, जो चार्ट भेजा था उस पर कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं आप? मैं एक बार चाहूंगा, पीसीआर शो भी कर रहे हैं। मैं चाहूंगा ये चार्ट लगा दे। देखिए, हाँ। ये एक चार्ट है जिसको मैं सबसे ज्यादा फॉलो करता हूँ। जब भी मंदी बनती है तो क्या होता है, ये चार्ट में रेड ब्लॉक्स बनने शुरू हो जाते हैं, और लाइन जो है वो आप देख रहे हैं जो ऊपर से नीचे आ रही है, रेड हो जाती है। और जब भी तेजी बनने की शुरुआत होती है तो इस चार्ट के अंदर ग्रीन ब्लॉक्स बनने लगते हैं और लाइन जो है वो ग्रीन होने लगती है। तो आज मैं अगर बात करूं तो 3 से 4 घंटे पहले इसने ग्रीन ब्लॉक्स बनाने शुरू कर दिए थे, और कंटिन्यूअसली 2 ग्रीन ब्लॉक्स बनने का मतलब है कि बाइंग साइड का जो प्रेशर है वो अब वापस बनना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे ये अभी जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं,
उनको फ्रेश शॉर्ट करने से बचना चाहिए। मार्केट के सेंटिमेंट्स जिस हिसाब से चल रहे हैं, कोई बोल रहा है कि गोल्ड वापस 70,000 हो जाएगा, कोई बोल रहा है 80,000 हो जाएगा, उन बातों पे मत आए। हमने इस तरह के मूवमेंट्स जो है वो बाजार में कई बार देखे हैं। ये बात सही है जो अमित भाई ने बोली कि बहुत ज्यादा तेजी अभी ऐसा हो जाएगी रातों रात वापस 4 लाख हो जाएगी चांदी, या रातों रात गोल्ड जो है वो वापस एक लेवल पे आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, मिड साइज या मिड हम ये बात करें कि गोल्ड यहाँ से एक वापस बैलेंस के लेवल पे आ जाएगा, चांदी वापस बैलेंस के लेवल पे आ जाएगी, वो ये चार्ट बता रहा है। तो जब तक इस तरह के चार्ट्स के ऊपर दो रेड ब्लॉक अब दोबारा नहीं बन जाते, तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग से बचेंगे। ठीक है, ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। अमित सर, आपके पास आऊँगा, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा। हम लोग देख रहे हैं गोल्ड में गिरावट दिख रही है, चांदी क्रैश हो रही है, बिटकॉइन क्रैश हो रहे हैं, मार्केट में भी कुछ पैसा बन नहीं रहा है। तो जब सब पैसे निकल रहे हैं तो पैसे जा कहाँ रहे हैं? सर स्टॉक मार्केट में आज देखिए कितनी बढ़िया रिकवरी मार के रखा है। सर बहुत ज़्यादा, मतलब जो एक्टिव मार्केट होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी हमने नहीं देखी। आप 2025 के भी आंकड़े उठाकर देख लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देखने को मिला। 2026 में भी अभी तक कोई ऐसी रैली दिखाया नहीं मार्केट ने कि बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया गया हो। तो पैसे जा कहाँ रहे हैं सर? जी, कल ही एक वीडियो बनाई है इंस्टाग्राम के इंटेलिसेस के ऑफिशियल पेज में डाली है, जहां पर मैंने गोल्ड के करंट मार्केट प्राइस दिखाए थे और इक्विटी मार्केट के प्राइस दिखाए थे, और वहां पर ये कहा है कि अगले 1 साल में आप देखिएगा कि इक्विटी मार्केट कितने रिटर्न देता है और गोल्ड सिल्वर कितने रिटर्न देता है। मैं चाहूंगा कि अपने दर्शक वो रील जरूर देखें। देखिए क्या है ना, बाजार बड़े डायनामिक से हो रखे हैं। पहले हम ये देखते थे क्रूड ऑयल भागता था तो गोल्ड सिल्वर भी परफॉर्म करते थे, इक्विटी मार्केट टूटते थे। ये कुछ को रिलेशन है बाजार के। अगर मान लीजिए इक्विटी मार्केट टूट रहा है तो गोल्ड सिल्वर भाग रहा है, गोल्ड सिल्वर भाग रहा है तो इक्विटी मार्केट टूट रहा है। ये एक जनरल परसेप्शन बनाया हुआ बाजार ने सबके अंदर, और जो पुराने टाइम से बाजार में जुड़े हुए उनके जहन में ये घुसा हुआ है। बाजार इतने डायनामिक अपने आप को कर चुके हैं ब्रिज जी की, अभी सब पैरेलल ही भाग रहे थे। इन्हें क्रूड ऑयल भी वन वे भाग रहा था, गोल्ड सिल्वर भी टॉप बनाने की तरफ था। प्लस ऑन द कॉन्ट्ररी अगर अपन यूएस मार्केट्स को देखें तो वो ऑलरेडी 15 से 20% एक साल में परफॉर्म किए हुए हैं। हर चीज एक दूसरे से नाता छोड़ चुकी थी। अभी ये जो गोल्ड सिल्वर में क्रैश आया है, इसने उस डिस्पैरिटी को मैच कर दिया है। प्रॉब्लम क्या है ना ब्रिज जी, कि ये जब डिस्पैरिटी होती है तो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट ट्रिगर कर देते हैं बाजार में कि लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि लोग एक परसेप्शन पे काम करते हैं, उस परसेप्शन को भी ध्वस्त करके उनको लॉस करवा देता है। अब बाजार ने उन चीजों को रीसेट कर दिया है, तो उस एक दिन को पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा है बाजार में लोगों के लिए कि भाई ये डिस्पैरिटी कब ब्रेक होने वाली है। अभी उन सब चीजों, वो सब चीजें डिस्पैरिटी जो हो गई थी वो रीसेट होती हुई नजर आ रही है। अब मुझे लगता है ब्रिज जी की जो अपॉर्चुनिटीज हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट देगा, और जो पैसा अब इंडियन स्टॉक मार्केट में फोमो में बाद में डालना चालू करेंगे लोग, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस सेक्टर को भी अभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और जैसा नितिन जी कपूर साहब कहते हैं कि भाई 10 से 15% से ज्यादा इक्विटी एलोकेशन मत करिए इक्विटी गोल्ड और सिल्वर में, तो बाकी का पैसा इक्विटी में नजर बना के रखना चाहिए। तो बाकी का पैसा अभी इक्विटी में आगे जाएगा, आगे जाके रीलें भी बनना चालू होगी कि भाई ये देखो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट 10% रिटर्न दे दिया, 15% रिटर्न दे दिया। लाओ माल लेने जो छुपे होते हैं ना बिल के अंदर, तेजी आने के बाद अचानक से बाहर आके चिल्लाने लगते हैं कि भाई देखो मैं बोला था, मैं बोल रहा हूँ अभी भागेगी। उस टाइप का फोमो क्रिएट होगा इक्विटी मार्केट में भी। अंकित सर, आपके पास आऊंगा। ईटीएफ्स को लेकर बहुत सारे सवाल है, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ को लेकर, वो क्या करें इस वक्त समझ नहीं पा रहे। कोई टाटा का सिल्वर ईटीएफ लेकर रखा है, कोई निप्पॉन का लेकर रखा है, मिराय एसेट का लिया हुआ है, कोटक का लिया हुआ है। गोल्ड सिल्वर ईटीएफ को लेकर आपसे राय जानना चाहूँगा, समझना चाहूँगा कि वो क्या रणनीति बनाकर चल सकते हैं। बिल्कुल, डाइवर्सिफिकेशन की जब बात आती है तो डेफिनेटली अमित जी ने जैसा बताया कि 15% से 20% आपके पास कमोडिटीज होना चाहिए, बाकी अदर सेक्टर्स में भी आपके पास में होना चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे जाना चाहिए। ईटीएफ के बारे में बात करा है तो अगर आप चाह रहे हैं तो गोल्ड ईटीएफ सिल्वर ईटीएफ में बने रहें। कोई बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मेरे को नहीं दिख रही है। जैसा अमित जी ने बोला कि हो सकता है कि टाइम कंसोलिडेशन यहाँ पे चला जाए, टाइम करेक्शन में चला जाए, हो सकता है कि टाइम करेक्शन में चला जाए, लेकिन मौका तीनों के तीनों एनालिस्ट एक ही चीज बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है। तो आप यहाँ पे इस सिल्वर ईटीएफ गोल्ड ईटीएफ के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। लोअर लेवल पे अगर आता है, कोई भी गिरावट आती है तो वो एक बात अलग होती है, लेकिन एसआईपी मोड में जाइए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। भले ही 1000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करिए, 5000 की करिए, 10,000 की करिए, लेकिन ईटीएफ के साथ में एसआईपी सिल्वर के अंदर मैनेज करके चलिए। आने वाले टाइम का जो गोल्ड और सिल्वर का जो भविष्य है वो उज्जवल ही रहने वाला है। फंडामेंटल्स में अभी कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई है, ये अभी केवल टाइम करेक्शन देखने को मिल सकता है अगर आया तो, लेकिन ट्रेंड जो पॉजिटिव है वो बना हुआ है। आप मान के चलिए कि $50 के ऊपर 45 साल के बाद तेजी आई है।
तो $120 तक गया था, उसके बाद में करेक्शन है, लेकिन अभी इतनी जल्दी मंदी खत्म होने वाली नहीं है, सॉरी इतनी जल्दी तेजी खत्म होने वाली नहीं है। अभी मंदी का तो स्टार्टिंग कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है, केवल एक करेक्शन है, वापस से तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। नितिन सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, आपसे समझना चाहूँगा 1980 के क्रैश को जो हमने देखा, वो क्रैश वहाँ पे 57% हमने चांदी को देखा, 49% से $49 से सीधा $21 पर आ गई चांदी। क्या 1980 जैसा क्रैश हम लोग वापस से देख रहे हैं चांदी में कि नहीं देख रहे हैं? और आपकी राय जानना चाहूँगा सर। आप तो हंस रहे हैं, लेकिन जो कमेंट्स में देख रहा हूँ यहाँ पर नाराज़गी है सर कमेंट्स में, क्योंकि कह रहे हैं कि तेज़ी तेज़ी तेज़ी, सबने चिल्लाया लेकिन फंसे तो हम ही। नहीं, बिल्कुल फंसेंगे सर, और बिल्कुल मतलब जो फंसे हैं ना, हाँ। उनकी हालत ऐसी ही होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ मतलब जो फंसे हैं ना, उनको मतलब मार्केट से बार्ड कर देना चाहिए। आप समझिए, जो फंसे हैं उनकी वजह से पूरा मार्केट आज इस कंडीशन पे है। आपके पास 10 रुपया है और आप ऑलरेडी 20 रुपए के मार्जिन पे 100 रुपए की पोजीशन लेते हो। अब आप ये कहते हो ये मेरा 20 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि आपको 80 रुपए और देने पड़ सकते हैं अगर माल उठाना पड़े। अब होता क्या कि आप लीवरेज पोजीशन बनाते चले जाते हो कि ये बाजार तो कभी नीचे आएगा ही नहीं, और उस चक्कर में क्या होता है कि जो बेचारा एक नॉर्मल ईटीएफ या फिजिकल लेके बैठा है वो भी नीचे आ जाता है। देखिए, मेरी आदत है, मेरे को जो बोलना होता है वो मुंह पे बोलता हूँ, क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं हूँ। हाँ। ठीक, तो अब सीधी सी बात है, अगर जिन लोगों ने खाली इतनी बात सुनी कि तेजी है, गोल्ड लेना चाहिए, मेरे बर्थडे पे ये लेवल आ जाएगा, तो वो तो लेवल पे आज भी मैं कायम हूं कि वो आ जाएगा। लेकिन जश्न मनाने के लिए, जश्न जो मनते हैं ना वो शहीदों के साथ नहीं बनते, जश्न जो मनते हैं वो उनके साथ बनते हैं जो जिंदा रहते हैं। और जिंदा वही लोग रहते हैं जो लालच से दूर रहते हैं। अगर आप लालच करोगे तो यही होगा कंटिन्यूअस। मैंने एक चीज बोल रहा था, सेल द ग्रीड बाय द फियर। आज जो फियर है वो बाय करने वाला है सर। 12:15 बजे से लेके अभी तक 10% चांदी बढ़ गई है। 2.25 लाख रुपए का लो था, वहां से 10% बढ़ गई, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं था वो पूरा का पूरा कट चुके हैं। आप केवल 3 बातें बोली गई, 3 में से आप अगर एक बात सुनेंगे खाली कि तेजी है, रहने वाली है, तेजी कंटिन्यू करेगी, फंडामेंटल अभी भी सही है, और आप दूसरी बात सुनेंगे नहीं कि अगर 100 रुपए आपके पास है, 90 रुपए अपनी जेब में रखें, 10 ही रुपए लगाएं, तो यही हाल होगा। अभी आपके पास 100 रुपए थे, बगल वाले से 1000 रुपए और उधार ले आए, 1100 रुपए की चांदी ले ली, तो यही होगा। अब अभी अमित जी ने बताया कि कोई फोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है उन्हें कि मेरे पास बैंक से लोन आ गया, होम लोन, क्या मैं चांदी ले लूं? अब ऐसे लोग अगर इस तरह का काम करेंगे तो उनके पास सर मतलब सिवाय जो है मतलब हॉस्पिटल के शेयर्स को बढ़ाने के अलावा वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, और दे कैन नेवर मेक मनी आउट ऑफ दिस मार्केट। अमित सर, आपके पास आना चाहूँगा, एक सवाल का जवाब लेना चाहूँगा। काफ़ी समय से सवाल आ रहा है, क्या हुआ कि इस ट्रेडिंग में, इस पोजीशन में अगर देखें ना। हाँ जी अंकित सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर, मैं नितिन सर की बात को, इसी को आगे फॉरवर्ड करता जाऊंगा। अगर लोग बोल रहे हैं कि हम इसमें मर गए हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई है, आपको याद होगा 3,20,000 के बाद में मैंने बोलना चालू कर दिया था कि फिजिकल मार्केट में आप कोई भी खरीदारी करना नहीं करेगा। तो जब ये 3,80,000 हो गया तो लोगों ने आके गाली बकना चालू कर दिया था कि मार्केट के अंदर मैसेज, मतलब कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट बॉक्स में भी था, मैंने देखा था, जहां ये तो बेवकूफ हैं, ये तो समझते नहीं है, ये तो फिजिकल मार्केट में 3,20,000 पे खरीद लिया होता तो देखो आज मैं कमा रहा था, देखो 7 लाख जाएगी, देखो 8 लाख जाएगी, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर किसी ने दिसंबर महीने के पहले भी खरीदी हुई है, दिसंबर महीने के पहले भी अगर खरीदारी कर रखी है, तो आज भी वो प्रॉफिट में है गोल्ड सिल्वर के अंदर, आज भी उसको नुकसान नहीं है। नुकसान किसको लगा है? सिर्फ उसको लगा है जिसने बिना सोचे समझे लेवरेज पे ऊपर पे जाके खरीदी है। और हर बार मैंने एक चीज बोली है, जब आपको 1,50,000 पे चांदी अच्छी नहीं लग रही थी, तब आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करा, तो आपको 3 लाख, 3.5 लाख या 4 लाख पे कैसे अच्छी लग सकती है? तो ये प्रॉब्लमेटिक जो प्रॉब्लम आई है, जो गिरावट आई है, इसमें सबसे ज्यादा जो परेशान है केवल वही लोग हैं जो बात सुनते नहीं है, समझते नहीं है, और दोस्त यार की बातों में आके या फिर फोमो में आके खरीदारी कर लेते हैं। जी, शायद यही वजह है कि इस वक्त सर 1800 से 2000 लोग जुड़े हुए हैं द बोनस के साथ, सुनने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि उनके इतने सारे सवाल हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक साथ मिलाकर सवालों के जवाब लिया जाए, क्योंकि एक एक सवाल पूछ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अमित सर, आपके पास आऊँगा, आप हंस भी रहे, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? 3,85,000 रुपये पे चांदी खड़ी हुई थी और 1,78,000 रुपये पे सोना खड़ा हुआ था। सॉरी, हाँ, 1,77 के आसपास खड़ा हुआ था। तब वहां से हम लोगों ने अपने क्लाइंटों को बिकवाना चालू कर दिया था। एक रात पॉवेल साहब आए, फेड के अनाउंसमेंट किए, बाजार गैप अप ओपनिंग दे दिया। मुझे कम से कम 100 मैसेजेस आए, सर बुल के मार्केट में आप बाय करवा रहे हो।
वही लोगों ने दूसरे दिन तालियां बजाई कि भाई आप सही कह रहे थे, हम लोग उस दिन मार्केट के फ्लो में आपको ये कह दिया। इनफैक्ट उस दिन के वीडियो में मैंने बहुत डांट भी लगाई थी सबको। हाँ। तो पॉइंट ये है मेरा ब्रिज जी की बाजार में गलतियां होंगी, लेकिन ट्रेंड को फॉलो और स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आज रोने वाले सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने अपना स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं किया था। अगर आप कहीं भी एंट्री कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखिए, अभिमन्यु सर इस पे मैं आपको रोकना चाहूंगा और आपसे ही जवाब लूंगा। नहीं, स्टॉप लॉस ट्रेडर्स के लिए ठीक है, लेकिन क्या हुआ जब इस मार्केट में तेजी बढ़ी तो आम आदमी भी सोना चांदी जाकर खरीद लिया। कई लोगों ने चांदी 3.5 लाख पर खरीद ली। अब वो कैसे स्टॉप लॉस लगाए? सर 4,10,000 रुपए, 4 लाख के ऊपर वाले कम से कम मेरे पास 25-30 मैसेज पड़े हुए हैं कि सर ये रेट पे बाय मैं क्या करूं। हाँ। सर अपन ही डिफाइन कर रहे थे 395 के नीचे मंदी ट्रिगर हो जाएगी, पहला संकेत वहां मिल जाएगा, और 375 के नीचे तहस नहस हो सकता है मार्केट एटलीस्ट 3 लाख रुपए के लिए। सर समय कहाँ मिला? जिस तरह का मार्केट ने तबाही दिखाई। नहीं सर, 4.20 का हाई लगाया था एक दिन, 3.55 का लो लगाया, उसी दिन 4.5 पे बंद हुआ और दूसरे दिन 3.70 पे ओपन हुआ। हाँ। समय बिल्कुल मिला है, मार्केट में निकलने का समय दिया गया। मार्केट ने बिना बताए नहीं गिरा है मार्केट। हम लोगों ने एक दिन पहले मैसेज डाला था, अब बाइंग करके नहीं चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। फ्राइडे के दिन मैंने अपने सभी सब्सक्राइबर्स को बोला था कि अब आज मैं कुछ नहीं करूंगा, भले ही मार्केट में अपर सर्किट लग जाए चाहे लोअर सर्किट लग जाए, हम आज कुछ नहीं करेंगे। वैसे भी मैं फ्राइडे को कोई नया ट्रेड नहीं लेता हूं। मार्केट ने समय दिया आपको, हर चीज दी आपको, लेकिन क्लाइंट फोकस करता है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, उसी चक्कर में यहाँ पे दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। जी नितिन सर कुछ कह रहे हैं आप? जी समय नहीं मिला, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ। जब कंटिन्यूअसली लिख के दिया जा रहा है कि गोल्ड की आरएसआई 91 के ऊपर चली गई है, यहाँ पे बहुत कॉशियस होने की जरूरत है। 5-5, 10-10 हजार के अपसाइड डाउनसाइड मूव आते रहेंगे। गोल्ड अनचार्टेड टेरिटरी में है। उसके बाद लोग उस समय उस बात को अनसुना कर रहे थे, और जब क्या होता है प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर के पुराने प्रिस्क्रिप्शन निकालते हैं। हाँ। तब लोगों ने क्या किया, यूट्यूब में जाके पुराने वीडियोस निकालना शुरू किया। और ब्रिज जी, मैं कई बार ये कह चुका हूं, मैं बोनस की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ। मीडिया को रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है। ये जो 90% फोमो क्रिएट हुआ है, ये उन, मतलब मैं शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं पर दर्शक समझ जाएं, ये उन इन्फ्लुएंसर्स की वजह से हुआ है जो चांदी को रातों रात 10 लाख रुपए पहुंचा देंगे। और वो इन्फ्लुएंसर्स को आज जब मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज रहा हूं कि भाई तुम्हारे पास कितनी चांदी है, तो कोई रिवर्ट नहीं आ रहा है। सर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस तो रॉबर्ट कियोस्की ने किया था, $200। सर रॉबर्ट कियोस्की ने साफ बोला था कि मैंने अपनी पोजीशन चांदी से एग्जिट कर ली है इस लेवल पे। हाँ। और उन्होंने $100 पे वो क्लियर बोला बात था। ये थी कि $200 पे है, बट उन्होंने क्लियर कट ये बात बोला था कि हमने मेरी अपनी जो मेरी फिजिकल की पोजीशन है वो मैंने बंद कर ली। सर आज भी आप एक बात समझो, चांदी की डिमांड कहां से आ रही है? चांदी की डिमांड आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड पावर सेंटर्स बनाने के लिए। एक पावर स्टेशन बनाने के लिए 50,000 टन चांदी की रिक्वायरमेंट होगी। 4 साल से चांदी स्ट्रक्चरल डेफिसिट के अंदर चल रही है। ठीक है, तो क्या ये डिमांड रातों रात खत्म हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं खत्म होगी। जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। ट्रंप नामक अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन वो लोग खत्म हो जाएंगे जो लीवरेज लेके आएंगे, उधार लेके आएंगे, जो मैसेज करेंगे कि हमने 48 लाख का होम लोन लिया है, क्या मैं इसकी चांदी ले लूं, 80,000 की ईएमआई है, वो लोग खत्म हो जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने 3.5 लाख रुपए पे फिजिकल चांदी 100% बुक करने का मैसेज डाला। किसी ने मुझे लेटर भेजा कि आपसे बड़ा बेवकूफ एनालिस्ट मैंने नहीं देखा, चांदी 4 लाख हो गई, आपने 3.5 लाख रुपए में निकाल दी। मैंने कहा भाई मैं सिर्फ तुक्के लगाता हूँ, ये तुक्का गलत लग गया, तुम्हारी चांदी 4 लाख में बिकवा दी, ये मेरी गलती है। आज में वो व्यूअर मेरे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मुझे पता है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो 2.25 लाख 2.5 लाख पे चांदी खड़ी है, तो अगर आपने उस फोमो में 4 लाख में चांदी दोबारा खरीद ली है तो बेवकूफ कौन है? तो अमित सर खरीदना कब है? सर अमित सर खरीदना कब है? सोना चांदी कब खरीदें? सर देखिए, 2 प्रोस्पेक्ट है यहाँ पर। अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है, और लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन कम से कम 1.7 ही होती है। हाँ। यानी कि आप 7.5 साल, देखिए प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं, अढ़ैया 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल, 7.5 ही होती है हमारी 7.5 साल की। तो अगर आपका प्रोस्पेक्ट 7.5 साल होल्ड करने का है तो बिंदास, कोई भी लेवल कोई बुरा नहीं है। एक प्रोस्पेक्ट बना लेना है आपको। मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूँ कि बाजार मैक्सिमम कहाँ तक मेरे हिसाब से टूट सकते हैं। ठीक है। गोल्ड की अगर मैं बात करूं ब्रिज जी, तो आपने इंट्रिंसिक वैल्यू की भी बात करी थी। इंट्रिंसिक वैल्यू डिफाइन कैसे होती है? सबसे पहले तो हमको रियल रेट्स देखने होते हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन क्या चल रही है, डेट को फॉलो करना पड़ता है और इन्फ्लेशन को फॉलो करना पड़ता है।
शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, मीडियम टर्म हो सकते हैं। तो इन सबको एनालाइज करने के बाद और भी बहुत सारे डॉट्स होते हैं जिनको कनेक्ट करने के बाद कुछ आंकड़े निकलते हैं, और वो आंकड़े मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। 1,14,000 1,15,000 रुपए तक मैक्सिमम डाउनसाइड गोल्ड टूट सकता है। हालांकि टूटने की संभावना कम है, लेकिन उसके पहले कहाँ कहाँ डिमांड आ सकती है वो जानना जरूरी है। 1,30,000 और 1,45,000 रुपए के आसपास भी था, जहां जो आज तोड़ा था 1,37 तक गया, अब उसके ऊपर आ गया है। तो 1,15 तक, जैसे मान लीजिए आपको 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो सबसे पहला विजन बनाना है कि 7.5 साल तक मेरे को छूना नहीं है। जी। जो जिस तरह से हम पैसे खर्च करने के बाद उस पैसे को वापस नहीं मांग सकते दुकानदार है या फिर आइसक्रीम वाले से या फिर मूवी थिएटर वाले से, उसी तरह से मान के चलना है कि मैंने इस पैसे को खर्च कर दिया है, 7.5 साल मुझे होल्ड करना है। और इन सारे स्तरों पर अब आपको अगर 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो अपने पूरे प्रपोर्शन को 10 भागों में बांट लीजिए। यहाँ से 3-3 हजार रुपए का करेक्शन देता जाए बाजार, 30,000 रुपए नीचे तक आपको गोल्ड बाय करना है, टूटते हुए बाजार का सुख लेना है, और ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि कल बढ़ जाए, क्योंकि कल बढ़ने वाला बाजार दुखदाई हो जाएगा, डेड कैट बाउंस में आप फंस जाओगे। जितना ज्यादा सस्ता मिलता है उतना सेलिब्रेशन करना है, क्योंकि बाजार यहां से बढ़ जाएगा तो आप पूरे 10 भाग को इन्वेस्ट भी नहीं कर पाओगे। हाँ। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए मैं भी तेज हूँ, यहाँ पर कोई भी एनालिस्ट मंदा नहीं है। हालांकि कुछ सेंटिमेंट्स बीच में खराब होंगे, जब टाइम करेक्शन की डेफिनेशन लोगों को पता रियलाइज हो जाएगा कि हाँ भाई ये वाकई में टाइम करेक्शन में आ चुका है, तब लोग थोड़े से बायास होने चालू हो जाएंगे कि भाई इसका तेज होगा, इस यहाँ तक बढ़ सकता है, यहाँ तक टूट सकता है। तब उस सेंटिमेंट्स के बाद बाजार एक रिकवरी दिखाना चालू करेगा, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है 1,15,000 रुपए तक ब्रिज गोल्ड को एक्यूमुलेट किया जा सकता है आने वाले 10 साल में 5 लाख के पार। ठीक है, वापस से तेजी यहां से कंटिन्यू दिखेगी आने वाले सालों में, ये सर की राय है। अंकित सर, आपसे जानना चाहूंगा अब क्या करना है, ट्रेडर्स अभी दूर रहे या क्या स्ट्रेटजी बनाएं? देखिए यहाँ पे तो अभी थोड़ा सा दूर रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि एक तो मार्जिन भी बहुत ज्यादा है। हाँ। सेकंड, यहाँ पे गैप्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अगर बाइंग सेलिंग का रेट देखो तो आस्क और बिड में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो मार्केट को अभी यहाँ पे सेटलमेंट होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि आज का दिन थोड़ा सा इसको और अवॉइड करें। कल से मार्केट थोड़ा सा फर्स्ट हाफ खत्म हो जाएगा कल का, उसके बाद में मार्केट के अंदर वापस से स्मूथनेस देखने को मिलेगी और वापस से वॉल्यूम देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा मार्जिन अगर कम हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा बेटरमेंट यहाँ पे लगेगा। मुझे लगता है कि अभी मार्जिन बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और गैप्स भी यहाँ पे बहुत ज्यादा देख रहे हैं। सिर्फ एक मैं मानूंगा यहाँ पे मैक्सिमम 12 घंटे से 15 घंटे रुकना चाहिए, उसके बाद मार्केट वापस से आपको बेटर कंडीशंस में दिखेगा। ठीक है, इस वक्त का अपडेट दे देते हैं दर्शकों को। वापस से हम लोग सिल्वर में रिकवरी देख रहे हैं। मैं चाहूंगा स्क्रीन पर प्राइसेस एक बार शो किया जाए। दर्शक देख सकते हैं कॉमेक्स जो है $78 से $82 पर आ गया। पिछले 10-15 मिनट में $4 का मूवमेंट हमने देखा अपसाइड का। रिकवरी हम लोग सिल्वर में देख रहे हैं। एमसीएक्स की बात की जाए तो यहां पर भी रिकवरी आई, 2,47,600 पर ट्रेड कर रहा है। गोल्ड में भी तकरीबन 2% की रिकवरी, 1,45,000 एमसीएक्स पर चल रहा है और $4,732 पर कॉमेक्स पर गोल्ड ट्रेड कर रहा है। नितिन सर, आपके पास चलना चाहूंगा। ज्वेलर्स के बहुत सारे सवाल हैं। जब तेजी थी तब ज्वेलरी बिक नहीं रही थी, अब गिरावट आ गई तो बार जो ज्वेलर्स हैं उनसे अब ज्वेलरी बिक तो रही है, लेकिन जो पहले के ऑर्डर दिए हैं वो कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहे, ऐसी शिकायतें आ रही हैं। और कई ज्वेलर्स जो है काफ़ी परेशान है, संकट में है, कई दुकानें बंद हो गई। मैं चाहूँगा आपसे कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। ज्वेलर्स कैसे हेज करना है, क्या करना है ज्वेलर्स को लेकर सर, मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं। 2700 से ज्यादा दर्शक इस वक्त बोनस पर आप तीनों को सुनने के लिए ही जुड़े हैं। ब्रिज जी, देखिए ज्वेलर्स के सामने इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि सपोज मान लीजिए 4 लाख रुपए के भाव पे किसी ने 40,000 रुपए देके चांदी बुक करी थी। आज वो ये कह रहे हैं कि 40,000 रुपए भी आप रख लो और मेरे को चांदी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो उनको ये करना है कि 100% बुकिंग के अगेंस्ट में ही ऑर्डर लेना है, बिना उसके चाहे कोई भी आपका कितना भी क्लोज हो उसका ऑर्डर मत लीजिए। दूसरा, इस समय एमसीएक्स जो है वो डिस्काउंट में चल रहा है, 15,000 रुपए के करीब डिस्काउंट सिल्वर में चल रहा है, गोल्ड में 300-500 रुपए का डिस्काउंट है, तो ऑलमोस्ट पैरिटी पे। तो आप जो भी माल बेच रहे हैं उसको हाथ के हाथ आप एमसीएक्स पे बाय करते रहें, और जब भी एमसीएक्स और हाजिर बाजार का रेट एक हो जाए उस समय आप एमसीएक्स में अपनी ट्रेड को काट के हाजिर बाजार से आप वापस ले सकते हैं। तीसरा, अगर आपके सौदे अनफिक्स में फंसे हुए, बहुत सारी चांदी 2.5 लाख 2.25 लाख रुपए के आसपास लोगों की फंसी हुई थी, वो मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा मौका मिल गया है। यहाँ पे आप चांदी के जो भाव है वो थोड़े थोड़े करके आप काटना शुरू कर दें, ताकि अगर मान लीजिए कोई भी, अगर जैसे कोविड में हमने एक वी शेप रैली देखी थी,
या कुछ भी ऐसा होता है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है उसके क्लाउड्स अभी भी बहुत स्ट्रांग है। ईरान और यूएस के बीच में जिस तरह की तनातनी चल रही है, और ईरान ने यूरोपियन यूनियन के जितने भी एम्बेसडर हैं आज सबको समन किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ग्लोबल टेंशंस के जो क्लाउड्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं। उसको देखते हुए किसी भी तरह का कोई भी रिस्क इस समय मत लें, क्योंकि ऑलरेडी हमारी इंडस्ट्री जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रही है, जहां पे ना तो ऑर्डर्स आ रहे थे हमारे पास, और जो ऑर्डर आए भी वो लोग अब उठाने नहीं आ रहे हैं। तो हमारे पास डबल तरीके से इस समय मार पड़ रही है। और दूसरा देखिए, मैं यहाँ पे इन्वेस्टर से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जब किसी ज्वेलर के पास, मान लीजिए आपने 10% पैसा जमा करके ऑर्डर दिया था, तेजी मंदी प्रॉफिट लॉस ये जिंदगी भर चलता रहेगा, पर लेट्स ऑनर अवर वर्ड्स। हमें अपने शब्दों का जो है वो जो हमारी बात है उसको ऑनर करना चाहिए। और ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपकी वजह से कोई दूसरा बंदा जो है वो दिवालिया हो जाए, या मान लीजिए उसके सामने अपने परिवार को चलाने का संकट आ जाए। तो इन चीजों का हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैं बोनस के माध्यम से सभी दर्शकों से ये अपील करूंगा कि प्लीज आप इस बात का ध्यान रखें, तेजी मंदी प्रॉफिट लॉस सब चलता रहेगा, पर किसी के साथ आप इस तरह काम मत करें। ठीक है, ये राय है सर की। और सर, हेजिंग के लिए क्या सलाह देंगे? जो गलती कर दिए अब से ना करें वो गलती। बिल्कुल, जो माल दुकान पे बेच रहे हैं, जो ऑर्डर आ रहा है, सबसे पहले तो 100% पेमेंट के अगेंस्ट में ऑर्डर लें। और चूंकि एमसीएक्स डिस्काउंट में है, 15,000 रुपए किलो, 14,000 रुपए किलो सस्ती चांदी है एमसीएक्स में, तो आप एमसीएक्स में उसको हाथ के हाथ हेज करते रहें। उसमें वेट ना करें कि 2-5 हजार रुपए उधर कमा लें। सिर्फ मेकिंग चार्ज के ऊपर कमाएं, इस समय भाव के ऊपर बिल्कुल ना कमाएं। अमित सर, मैं आपके पास आऊँगा। अभी एक सवाल था, मैं आपसे समझना चाहूँगा। सवाल ये है, मनीष जी का सवाल है कि मैंने 4,04,000 के करीब चांदी खरीद ली थी जब ये भाव था। अब क्या किया जाए सर? ऐसे इंतज़ार में बैठे रहे? क्योंकि सर ये आम लोग हैं सोने चांदी खरीदने वाले, सबसे ज़्यादा यही लोग फंसे। ट्रेडर्स तो चलो नो डाउट मार्जिन कट गई, पोजीशन स्टॉप लॉस लगाए, ट्रिगर हो गया, लेकिन जो फिजिकल में खरीद लिए इस तेज़ी में, सोचे कुछ फ़ायदा हो जाएगा या और महंगा हो जाएगा, ये सोच के खरीद लिए, वो तो फंसे पड़े हैं सर। अब ब्रिज जी देखिए, अभी इनके पास दो ही ऑप्शन है। एक तो फिजिकल में सेम क्वांटिटी की डिलीवरी ले लें। अब अगर किसी के पास 30 किलो, 60 किलो, 100 किलो ऐसी क्वांटिटी है तो एक अलग बात है। हालांकि जो एमसीएक्स में काम करता है वो एवरेज आउट कर करके इतनी क्वांटिटी उसके लिए नॉर्मल होती है। ब्रिज जी, यहाँ पर एक अल्टरनेट ऑप्शन ये है कि जैसे मैं देख रहा हूँ कि 3,05,000 रुपए के ऊपर निकलने के बाद और 3,70 के ऊपर निकलने के बाद बाजार में एक तेजी ट्रिगर होना तब स्टार्ट होगी। तो जब तक ये सारे भाव नहीं कटते हैं तब तक ऑप्शन, एक्चुअली मैं आपके क्वेश्चन के साथ ऑप्शन के प्रीमियम देख रहा था कि ऑप्शन के प्रीमियम कहाँ पर हैं। ऑप्शन के प्रीमियम बहुत बहुत गजब के हैं अभी। अभी जैसा कपूर साहब ने भी कहा था कि प्राइस में, यानी कि जो बायर और सेलर के बीच में जो डिफरेंस है ये बहुत मेजर डिफरेंस है। तो मेजर डिफरेंस कब होता है? जब वोलेटिलिटी इंडेक्स ज़्यादा होती है, और जब वोलेटिलिटी इंडेक्स ज़्यादा होती है तो बाजार के प्रीमियम ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेशली ऑप्शंस के। तो ब्रिज जी, इनके पास दो ही ऑप्शन है, एक 3,00,000 की स्ट्राइक प्राइस का, या फिर 3,75 की स्ट्राइक प्राइस का, या फिर ये फिजिकल अपना माल घर पे लेके छोड़ दें और सोचे कि भैया ये मेरा, जैसे हम जमीन जायदाद में इन्वेस्ट करते हैं वैसे ये भी मेरी जमीन जायदाद का एक पार्ट है। ठीक है अंकित सर, आपके पास आऊँगा। एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और कई सारे सवाल थे गोल्ड लोन को लेकर। सर, बैंक से गोल्ड लोन लिया गया, बैंकों पर असर तो हम लोग देखा, तो बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट बढ़ा दिया। अब जो आदमी गोल्ड देकर लोन लेता है, अब उस पैसे से अपना घर चलाने या तमाम चीज़ों के लिए किस लिए लिया था वो नहीं पता, अब वो इंटरेस्ट भी ज़्यादा भरे, गोल्ड वापस पाने के लिए पैसा नहीं भर पा रहा है। बहुत वर्स्ट कंडीशन है सर इस वक्त। बात आपकी बिल्कुल सही है कि गोल्ड लोन लिया हुआ है, लेकिन बैंक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक्स बिल्कुल हेज रहते हैं। बैंक्स ने जो लोन दिया हुआ है वो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी देख के रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बैंक्स को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। हाँ, जिन्होंने लोन लिया हुआ है गोल्ड के अगेंस्ट में, तो डेफिनेटली थोड़ा सा ब्याज इन्होंने बढ़ाया है, तो वहां पे प्रेशर यहाँ पे दिखता हुआ नजर आएगा, और उसके प्राइजेस भी यहाँ पे कम हुए हैं। लेकिन प्राइजेस कम हुए हैं, गिरावट हुई है, हल्ला ज्यादा मचा है, इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो 15,000 रुपए एक्स्ट्रा चला था गोल्ड, जो 15,000 एक दिन ही हुआ है सर, मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसके अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट आ गई गोल्ड के अंदर। अभी 1,45,000 रुपए चल रहा है। नवंबर का रेट देख लें, दिसंबर का रेट देख लें, उसके आसपास ही सारे के सारे रेट हैं, उसके ऊपर ही रेट चल रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कहीं भी नहीं है, सिर्फ ये घबराने वाली बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
ये राय निकल कर आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। प्राइजेस स्क्रीन पर है। गोल्ड MCX पर 1,45,200 पर ट्रेड कर रहा है। रिकवरी हम लोग देख रहे हैं, कॉमेक्स पर $4740 है। MCX पर देखें तो 2.5 लाख पर चांदी पहुंच चुकी है। रिकवरी धीरे धीरे देख रहे हैं, कॉमेक्स पर $82 पर ट्रेड होते हुए हम लोग चांदी को देख रहे हैं। लगातार दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं। एक चीज मैं आप लोगों से समझना चाहूंगा, सबसे पहले नितिन सर से। सर, मैं उन रिपोर्ट्स को देख रहा था जो ब्रोकरेज हाउसेस की तमाम रिपोर्ट्स थी और तमाम टारगेट्स दिए जा रहे थे। जैसे जैसे एक की बात कर लेता हूं, सिटी की बात कर लेता हूं। सिटी ग्रुप ने बोला जो रैली थी, तेजी थी, उसमें जब चांदी 100 या $120 पर पहुंची तो $150 का चांदी का टारगेट दे दिया। जेपी मॉर्गन कहते हैं कि $6,300 तक गोल्ड पहुंच जाएगा और एक्सट्रीम कंडीशन रहा तो ये साल या अगले साल अंत तक हम लोग $8,000 भी देख लेंगे गोल्ड। और गोल्ड, वही गोल्डमैन सैक्स की बात कीजिए तो $6,000 का टारगेट दिया जा रहा है। आप भी समझ रहे हैं क्या सर, जो ये टारगेट्स दिए जा रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस की ओर से दिए गए, वो इंटैक्ट है क्या? पॉसिबल है अब भी वो टारगेट्स अचीव हो सके? देखिए, अभी अंकित भाई ने एक बात बोली कि हल्ला जो है ना वो ज्यादा मचाया जा रहा है। मतलब राम से बड़ा जो है वो राम का नाम है। हाँ। तो आप देखिए गोल्ड, आप देखिए $5500 पैराबोलिक मूव में रातों रात, जो अमित भाई ने भी थोड़ी देर पहले बोला था, मतलब रात में 5250 से सोए और सुबह वो $5500-5600 के आसपास पहुंच गया। तो वो 250 350 की जो एक इलिक्विड मार्केट की तेजी थी, अगर हम उसको हटा देते हैं तो अभी जो गोल्ड ट्रेड हो रहा है ये लगभग 10% नीचे चल रहा है खाली। तो ये 10% जो है ये किसी भी डेटा के ऊपर ट्रिगर कर जाएगा। और गोल्ड में जो सेंट्रल बैंक की डिमांड है वो स्लो हुई है, वो अभी भी कम नहीं हुई है। और उसके साथ में किसी भी प्राइवेट कॉर्पोरेशन ने अभी तक गोल्ड को सेल नहीं किया है। और जिस तरह से ग्लोबल टेंशंस चल रही हैं, मुझे लगता है कि चाहे वो जेपी मॉर्गन के टारगेट हो या गोल्डमैन सैक्स के टारगेट हो, गोल्ड जो है वो उसको ओवर बीट करेगा। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एक बात कह रहे हैं कि मेरा पानी उतरते देख किनारे पे घर ना बना लेना, समंदर हूं मैं, वापस लौट के आऊंगा। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, इतने सारे सवाल हैं, मैं कितने सवालों के जवाब लूं, लेकिन जी समरी में दो ही है ब्रज जी, समरी में दो ही प्रश्न है। हाँ। गोल्ड ETF इस भाव पे लिया हुआ है, फिजिकल लिया हुआ है, सर MCX लिया हुआ है, ETF को क्या तो लेके करें? इतने और सिल्वर सवाल में है, क्या 4 करें? बजे मैं दर्शकों को बोलूंगा, अभी स्पेशल हमारा शोज भी रहता है सिप की टिप। ETF वाले भर भर के सवाल पूछे, आप लोगों के सवालों के जवाब। सिर्फ यही दो सवाल होंगे कि हमने ऊपर के लेवल पे ले लिया है, अब क्या करें? क्यों अंकित भाई? और सिल्वर हमने 3,50,000 से 4 लाख के लेवल पे ले लिए, अब क्या करें? मुझे सर एक सवाल जो मुझे आ रहा है, काफी समय से मैं पढ़ भी रहा हूं ना, जो ऊपरी स्तरों से लेकर रखा है, लेकिन उसका जवाब मुझे अब तक नहीं मिल पाया। अब आप तीनों में से कौन मुझे जवाब देगा वो आप डिसाइड कर लो। मैं सवाल भी पूछ ले रहा हूं, जैसे हर्षिका जी का सवाल है, हर्षिका जी का, कि सर मुझे प्लीज बताइए, मैंने गोल्ड बाय करके रखा है 1,64,000 पर 40 ग्राम सोना लिया है। अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो प्राइस वापस वहां तक कब पहुंचेगा। देखिए, अगर फिजिकल में ले रखा है तो अगले 7 दिन तक पहली बात तो स्क्रीन ना देखें, भाव ना देखें। ठीक है, अगर फिजिकल में ले रखा है तो भाव देखने की कोई जरूरत नहीं है। 1,64 1,65 का भाव जो आप, जिसमें आपको लग रहा है आप फंस गए, तो बोनस पे, जैसे मैंने कहा है ना, बर्थडे का बोनस के स्टूडियो से केक काटेंगे तो उस दिन जो है, मतलब ये भाव आपके अच्छे खासे आ चुके होंगे। अमित सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर 1,54,000 रुपए के आसपास मिले तो एक बार एग्जिट प्लान कर लेनी चाहिए। सर कितने पे, एक बार वापस बताइए जरा। 1,54,000 के आसपास अगर मिलता है तो एक बार एग्जिट प्लान कर लेनी चाहिए। 1,55,000 रुपए पे वापस से री एंट्री कर लेनी चाहिए, तब हो सकता है 1,60 1,65 के भाव मिले, लेकिन उसके लिए 1,54 के आंकड़े को कटना ही पड़ेगा। जी अंकित सर कुछ आप भी कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं इसमें बात करूंगा क्योंकि दोनों चीजें ऐसी हैं कि आपने पैसा अगर आपके पास में है, आपने फिजिकल में ले रखा है, आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। हो सकता है कि एक साल आपको इंतजार करना पड़े, कोई इंतजार करने की इतनी वो मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 40 ग्राम रखा हुआ है, मतलब आपने फिजिकल में बाइंग करा हुआ है और 1,64,000 पे बाय करा हुआ है। इसको होल्ड रखिए, क्योंकि काटना पीटना यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि हो सकता है, तो इसको होल्ड करके चलेंगे। मुझे लगता है आने वाले टाइम में अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। 2 लाख क्रॉस करना इसके लिए बड़ी बात नहीं है गोल्ड के लिए। एक डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी एक ऐसा स्पेशल ट्वीट जो मार्केट को हिला सकता है और 2 लाख के पार कर सकता है। तो सर यही सवाल पूछ रहे हैं दर्शक की, जैसे ममता जी का सवाल आ रहा है, सर प्लीज
लेमैन के लैंग्वेज में बता दीजिए, तेजी रैली कब लौटेगी वापस गोल्ड सिल्वर में? सर मैं 5,000 रुपए से इसके अंदर तेजी देख रहा हूं और आंख बंद करके चार्ट देखता हूं तो इसके अंदर अभी भी मुझे तेजी दिख रही है। तो तेजी का जो चार्ट है वो इसके अंदर कंटिन्यू है, होल्ड करके रखिए, क्योंकि फिजिकल मार्केट में अगर आपने होल्ड करके रखा हुआ है, मैं फिर बोल रहा हूं हल्ला मचा हुआ है, कोई इतना बड़ा पैनिक नहीं है। फिजिकल मार्केट में अभी भी गोल्ड 1,55,000 से ऊपर का चल रहा है। गोल्ड का प्राइस इतना नहीं टूटा है फिजिकल मार्केट में, ना इतना बड़ा था। तो हाँ। 1,70,000, 1,75,000, 1,80,000 जो भी आपने देखा है वो एक दिन के अंदर देखा है, लेकिन 1,64,000 पे आपने खरीदा हुआ है, अभी भी रेट उसके ऊपर चल रहे हैं। फिजिकल मार्केट में आपको घबराने वाली बात नहीं, होल्ड करके रखा हुआ है तो होल्ड करिए। हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा टाइम, जैसे अमित जी ने बोला कि टाइम कंसोलिडेशन में जा सकता है, हो सकता है 1,15,000 आ जाए। 1,15,000 भी आ जाता है तो आप उसको बेच के वापस खरीदना बहुत मुश्किल रहता है। जो आपने खरीद लिया है वो खरीद लिया है, अब उसके अंदर टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। बताइए नितिन सर, कुछ कह रहे हैं आप? हिस्टोरिकली 25 साल में मैंने देखा है, 25 साल में अगर मैं बात करूं तो 16 से 17 साल में 26 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक का जो टाइम फ्रेम होता है, इसमें ग्लोबल मार्केट्स में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पैनिक आता है, क्योंकि चाइनीज मार्केट जो होते हैं वो ईयर एंड छुट्टी पे जा रहे होते हैं, और 26 जनवरी के आसपास इंडिया में जो होता है ना, मार्केट्स बंद रहते हैं, बाहर के मार्केट खुले रहते हैं। तो चूंकि इंडिया और चाइना ये दोनों ग्लोबली सबसे बड़े कंज्यूमर है गोल्ड सिल्वर के, तो आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आप देखेंगे 26 जनवरी से लेके 10 फरवरी के बीच में पिछले 25 साल में मैक्सिमम टाइम पैनिक आया है। अगर ट्रेंड अप का है तो मार्केट ने डाउन साइड का पैनिक दिया है, अगर ट्रेंड डाउन का है तो मार्केट ने बेचने वालों को अप साइड का पैनिक दिया है। 11 फरवरी के बाद आप देखिएगा बाजार पूरा जो है मतलब बढ़िया हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और शादी विवाह वाले सर ले लें सोना चांदी? शादी विवाह वाले बिल्कुल ले लें, और जो मेहमान आएंगे उनके लिए चांदी की वो भी ले लें। अच्छा सर, वैसे समझना चाहूंगा, बहुत सारे सवाल हैं कल के लिए। कल क्या होगा, एक एक करके आप तीनों से राय जानना चाहूंगा, क्योंकि जितने भी ट्रेडर्स से इस वक्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि कल क्या होगा, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आज के क्लोजिंग क्या कुछ होने वाली है, कैसे देखते हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों से समझना चाह रहा हूं। सबसे पहले अंकित सर आप। कल क्या होगा, मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा यहाँ पे सेफ साइड होकर चलना चाहिए। गिरावट अगर मिलती है तो ऑप्शन के साथ में हेज करके ट्रेड करना चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा। कल क्या होगा ये तो देखिए कल वाली बात है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मुझे लगता है कि सेटलमेंट अब यहाँ पे होगा। जो अभी यहाँ पे हम 500-500 रुपए का गैप देख रहे हैं जो प्राइजेस के अंदर आस्क और बिड में, ये थोड़ा सा नॉर्मल होती नजर आएंगी, और वापस से जो ट्रेंड है, बहुत टाइम से एनालिस्ट ट्रेड नहीं दे पा रहे थे और बिल्कुल फोमो में जो ट्रेड दिए जा रहे थे, अब एनालिस्ट भी जो है वो ट्रेड नॉर्मली दे पाएंगे और मार्केट कंसोलिडेशन में रहेगा। अमित जी की एक बात है, क्योंकि वो इक्विटी और कमोडिटी देखना दोनों देखते हैं, तो शायद अब उनको लग रहा है कि इक्विटी चलेगा कमोडिटी नहीं चलेगा, तो लेकिन हम तो सिर्फ कमोडिटी देखते हैं तो हमारे अच्छा सर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है इक्विटी और कमोडिटी वालों के लिए। सर मैं क्रिप्टो भी देखता हूँ, मैं फॉरेन मार्केट भी आप देखता हूँ। चलाना क्या चाह रहे हैं अमित सर, कमोडिटी चलाना चाह रहे हैं या इक्विटी? सर मैं सिंगापुर मार्केट भी देखता हूँ, मैं यूएस मार्केट भी नहीं, देखता आप हूँ। चलाना क्या चाह रहे हैं, आपकी विश क्या है, 2026 किसके नाम रहे? मेरी पर्सनल हम लोग इन्वेस्टिंग कहीं पर भी कुछ नहीं है। ये जोक था, क्योंकि हम तो सिर्फ कमोडिटीज ही करते हैं, हमें इक्विटी के बारे में कुछ पता नहीं है, तो हमारे लिए तो यही है कि कमोडिटी के अंदर वापस उछाल आएगा, तो उसी उम्मीद में हम लोग भी बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे आप दोनों की राय लूं मार्केट पे, उससे पहले दर्शकों को बता दूं, बेस मेटल में अच्छी रिकवरी हम लोग देख रहे हैं। लेड में रिकवरी आ गई है, जिंक में 2% की रिकवरी हम लोग देख रहे हैं, एल्यूमिनियम में 2% की रिकवरी है, निकेल और कॉपर में भी रिकवरी आई। कॉपर 1100 के नीचे चला गया था, रिकवर होकर 1233 पर ट्रेड कर रहा है। गोल्ड भी रिकवर हो रहा है धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं, और चांदी भी रिकवरी आ रही है। यानी जो मार्केट में गैप डाउन हमने देखा, जबरदस्त गिरावट देखी, वहां से मार्केट में थोड़ी सी हल्की सी रिकवरी आते हुए हम लोग देख रहे हैं। नितिन सर आप बताइए क्या राय रहेगी कल के लिए, कल की तैयारी कैसे की जाए, या रात में कुछ बड़ा उतार चढ़ाव सा देखने को मिल सकता है क्या? मैं थोड़ा सा कल और परसों का व्यू लूंगा। कल हमारा मार्केट खुला हुआ था, तो सिल्वर में हमने देखा कि 70% तक के मार्जिन हो चुके थे, और एक्सचेंजेस ने जिनके मार्जिन नहीं आए थे उनको स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करी। और आज मॉर्निंग में चाइनीज मार्केट के अंदर हमने देखा था कि 16% सिल्वर एक टाइम पे डाउन थी और गोल्ड 12% डाउन था। क्यों? क्योंकि चाइनीज मार्केट के अंदर भी हमने मार्जिन कॉल आते हुए देखी। अब चूंकि यूएस जहां से बंद हुआ था उसके ऑलमोस्ट नीचे खुल रहा है, तो हो सकता है शाम को 7, 8, 8:30 बजे तक हम ये मार्जिन कॉल का प्रेशर आते हुए देखें। लेकिन ब्रिज जी अब आप एक बात समझिए, कल दोपहर के बाद की क्या सिचुएशन होगी। मैक्सिमम वही लोग बचेंगे जो 70% या 60% चांदी में मार्जिन दे चुके हैं। जो 60-70% मार्जिन दे के बाय करके बैठा है ना, अब वो हिलने वाला नहीं, उसको भी पोजीशन काटनी नहीं है। ठीक है,
और सेलर जो आएंगे वो सेल करने की अगर कोशिश करेंगे तो किसको सेल करेंगे, क्योंकि एल्गोस मतलब एमसीएक्स पे जो है ऑलरेडी 15,000 रुपए डिस्काउंट में चल रही है सिल्वर। तो एल्गोस क्या करेंगी, वो तुरंत करंट कॉन्ट्रैक्ट में बाय करने की कोशिश करेंगी या स्प्रेड्स बैठाने की कोशिश करेंगी। तो मुझे लगता है कि कल दोपहर तक जो पैनिक है वो कहीं ना कहीं छट जाएगा, और वेडनेसडे इवनिंग से या थर्सडे से हम थोड़ा थोड़ा सा टर्न अराउंड देखना शुरू कर देंगे। क्योंकि अब जो लोग बचे हैं, एमसीएक्स की मैं खासकर बात करूं तो वो काफी स्ट्रांग लोग बचे हैं जिनके पास मार्जिन है होल्ड करने का। और दूसरा मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ईटीएफ्स जो है वो भी एक्सट्रीम डिस्काउंट में है। मैं बहुत कम ऐसा बोलता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि जहां पे भी आपको माल सस्ता मिले वहां पे लेना चाहिए। तो ईटीएफ चूंकि एक्सट्रीम डिस्काउंट में है, तो जो लोग आर्बिट्रेज करते हैं वो ईटीएफ बाय करके जो है पेटल्स माइक्रो के कॉन्ट्रैक्ट भी सेल कर सकते हैं। और नहीं तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो एक काम ये कर सकते हैं कि सपोज मान लीजिए मेरे को 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, तो आप 30,000 रुपया डेली का नियम बना लीजिए, या 40,000 रुपए। आप 40,000 रुपया डेली आप चांदी में आप या गोल्ड के अंदर डालना शुरू कर दीजिए। उससे क्या होगा कि अगले 30-35 दिन का जो एवरेज भाव होगा उस भाव पे आप अगले 6 से 7 महीने के लिए अपनी पोजीशंस को बना पाएंगे। मैं यहाँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि लीवरेज प्लेयर्स जो है, जो उधार ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, या जिनको ये लग रहा है कि अब बहुत अच्छा मौका आ गया, चलो मैं अब मेरी पूरी सेविंग्स जो है वो गोल्ड सिल्वर में डाल देता हूँ, वो ऐसा काम मत करें। आप आपके पोर्टफोलियो का 15% ही गोल्ड और सिल्वर में डालिए, उससे ज्यादा मत डालिए। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है। नितिन सर, एक और सवाल था, जवाब दे दीजिए। अभी भी जिनके पास प्रॉफिट बुक करने का मौका है वो क्या करें, जो चांदी 70,000 80,000 में लेके रखे हैं? सर सवाल है दर्शकों के, और ना लो तो नाराज हो जाते, इसलिए इन सवालों के जवाब लेना बेहद जरूरी है। जो 70 आप मेरठ से बिलोंग करते हैं? सर मैं तो अयोध्या से बिलोंग करता हूँ। हाँ, अयोध्या से बिलोंग करते हैं, पर मेरठ मेरी से ससुराल belong होने जा करेंगे। रही है सर। तो वही मैं कह रहा हूँ। तो क्या होता है कि अगर कहीं कोई बात हो जाती है, कोई किसी की पिटाई कर देता है, तो जब आदमी लास्ट में एकदम पहुंच जाता है तो उसमें कुछ बचता नहीं है। तो अब जी यस जो है वो बुल की जितनी पिटाई कर सकते थे उन्होंने एक्सट्रीम केस में पिटाई कर दी है। अब यहाँ पे जो है वो आईसीयू की कंडीशन में बुल्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अब वापस ठीक होके निकलने का समय है। पैनिक मत क्रिएट करिए, फोमो मत क्रिएट करिए। अगर आपके पास फिजिकल में चांदी पड़ी हुई है, ईटीएफ में चांदी पड़ी हुई है, पूरा पैसा जमा है, अगले 7 से 8 दिन से भाव मत देखिए। आप कोई रील मत देखिए, क्या कौन बोल रहा है गोल्ड सिल्वर के बारे में बिल्कुल मत देखिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि आप इस साल के सबसे शानदार प्रॉफिट 2026 में गोल्ड और सिल्वर के माध्यम से ही बनाएंगे। ठीक है, ये सर की राय है, अभी भी बुलिश ही है सर। ट्रेंड कंटिन्यू है, ये सर का व्यू है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। अमित सर, आपके पास आना चाहूंगा, आपका भी ओपिनियन जानना चाहूंगा। दर्शक एक ही चीज जानना चाह रहे हैं, कल गैप डाउन या गैप अप? सर स्टेबल। स्टेबल। सर थोड़ा लेवल स्पेसिफिक चीजें बताएंगे, आप दर्शकों को समझाएंगे प्लीज। सर देखिए, अभी 146 176 का भाव स्क्रीन पर चल रहा है गोल्ड अप्रैल वायदे का। अगर इसकी क्लोजिंग 146,500 के नीचे की होती है, यानी अभी के भाव, अभी करंट मार्केट प्राइस में होती है, तो हो सकता है हम 3-4 हज़ार रुपये का गैप डाउन देखें। अगर 147 के ऊपर की होती है तो हम 3-4 हज़ार रुपये का अपसाइड देखें। यानी 146,500 का एक ऐसा आंकड़ा है जो 3-4 हज़ार रुपये गिरने के लिए मदद करता है और 3-4 हज़ार रुपये बढ़ने के लिए मदद करता है। तो ओवरऑल मुझे थोड़ा सा बाजार साइडवेज लग रहा है, ना कि 144 के नीचे लग रहा है और ना ही 154 के ऊपर लग रहा है। जब तक ये होगा नहीं तब तक मार्जिन भी कूल ऑफ नहीं होंगे। और जो पर्पस था वोलेटिलिटी कम करने, मार्जिन क्यों बढ़ता है? मार्जिन इसलिए बढ़ता है क्योंकि हमारी वोलेटिलिटी ज़्यादा हो जाती है, और कहीं ना कहीं पता नहीं, अब मैं वो सब नहीं कहना चाहूँगा। नहीं बता दीजिए सर, क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं? सर पोजीशन कटवानी होती है। अब जिसने भी लिवरेज पोजीशन ली हुई है, जिसका लॉस है उसका अंत पक्का है, उसको काट के जाना ही पड़ेगा बाजार से पोजीशन, क्योंकि उतना मार्जिन भर ही नहीं सकता। आज 50 लाख रुपए सिल्वर का मार्जिन, 40 लाख रुपए गोल्ड का मार्जिन। सर जब कामकाज चालू किया था तो 30,000 रुपए का मार्जिन था, आज 40 लाख रुपए का मार्जिन है। हालांकि वैल्यू भी उस हिसाब से बढ़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि देखिए, और एक्सचेंज भी कभी नहीं चाहेगा कि इतने मार्जिन में हमारे पास, अगर लोग नहीं आएंगे तो एक्सचेंज की रिवेन्यू नहीं होगी, एमसीएक्स का स्टॉक बढ़ेगा नहीं। तो वो भी चाहेंगे कि भाई बाजार थोड़े स्टेबल रहे, मार्जिन थोड़े कम हो, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े, बाजार में मैच्योरिटी रहे, रियल वैल्यू डिफाइन करने में मदद मिले, और ये जो बायर सेलर के बीच में जो डिफरेंस है अभी 300 रुपए का, ये भी कम हो जाए, और वोलेटिलिटी इंडेक्स भी कम हो जाए। तो मुझे लगता है अब 3-4-5 दिन 8 दिन बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए।
बाजार जब तक कूल ऑफ नहीं होंगे, अगर ऐसे ही तांडव करते रहें तो आज नहीं तो कल तो पक्का भाग जाएंगे सारे ट्रेडर। तो अब कूल ऑफ पीरियड में जाना चाहिए बाजार, तभी ये सारी चीजें संभव है जो मैंने बताई है। हाँ नितिन सर बताइए ना। अमित भाई जो दबी जबान पे बात कह रहे थे, मैं पूरी स्टोरी अनफोल्ड कर देता हूँ इस मंदी की। हाँ। ठीक है? पुराने जमाने में जब चोरी होती थी हमारे गांव में, तो चोर क्या करते थे, 15-20 दिन पहले आके घर के बाहर एक निशान मार्क करके चले जाते थे कि यहाँ पे चोरी करनी है। थर्सडे रात को 8:30 बजे लंदन पीएम की फिक्सिंग जो है वो 10 मिनट लेट आई। अब ये बड़ा क्लियर होता है कि अगर पीएम की फिक्सिंग लेट आ रही है तो जिनको सेल करना है वो बेचारे पैनिक होके मार्केट में सेल करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो भाव बहुत ज्यादा ऊपर आ जाए। तो वहां पे वो सेलिंग शुरू हुई कॉमेक्स के अंदर, वो $5,000 पहुंच गया थोड़ी सी सेलिंग में। वहां पे बियर्स को एक बात ये समझ में आ गई कि बुल्स के पास डेप्थ नहीं है कि अब वो बाजार को संभाल पाए। जब थर्सडे को ये बात समझ में आ गई, निशान चौकड़ी का बन गया कि ठीक है अब वॉर करने का सही समय है, तो फ्राइडे को जो है शाम के समय 17 मिनट के अंदर मारा गया। वोलेटिलिटी अगर 17 मिनट के अंदर आ रही है तो एक्सचेंज की अगली फाइल में आपको मार्जिन बढ़ के मिलेगा। वही एक्सचेंज की अगली फाइल में सीएमई और चाइना और इंडिया सब जगह रात को 10:30 बजे 10% मार्जिन बढ़ गया। और ये सारा कैलकुलेटेड मूव है, कैसे जो लोग लीवरेज्ड हैं उनको निकालना है बाहर। तो ये होता आया है, ये निकल में भी हुआ था। हाँ। ये हमने मतलब, और आप ये देखिए ये तब होता है जब तेजी आ रही होती है शॉर्ट वालों को बचाने के लिए। क्रूड में क्यों नहीं हुआ सर ऐसा? क्रूड में हमने जब नेगेटिव प्राइसेस देखी तो सेटलमेंट नेगेटिव हो गए। क्यों? क्योंकि जो शॉर्ट साइड होते हैं वो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो बड़े बैंक्स होते हैं, और बड़ों की ही सुनी जाती है, छोटों की कोई सुनवाई नहीं होती। तो इसलिए जो है यहाँ पे फिर से एक बार जो शॉर्ट साइड थे उनको जो है वो बेल आउट किया गया। उन्होंने पूरा कैलकुलेटेड प्रोसेस था, उस कैलकुलेटेड प्रोसेस में अपना काम कर लिया। तो सर इसमें फंसे तो आप लोग ही ना, तेजी तेजी। नहीं सर, हमने 91 की आरएसआई में बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया था कि फोमो की जो इचिंग है आपकी, उस खुजली को मिटाने के लिए सिर्फ 100 रुपए में से 10 रुपए डालें, 90 रुपए जेब में रखें। लेकिन क्या होता है, पिताजी जब बचपन में कहते हैं ना कि बेटा पढ़ाई कर लो वरना बड़े होके सब्जी बेचनी पड़ेगी, तो उस समय हमें समझ में नहीं आती है ये बात। समझ में कब आती है? जब 10th और 12th में नंबर कम आते हैं और ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं मिलता। और वाकई जो है नितिन सर एक सवाल का जवाब दे दीजिए, पैसा किसने कमाया, जेपी मॉर्गन या किसने, जो टारगेट्स दिए जा रहे थे ब्रोकरेज हाउसेस की ओर से? सर पैसा जो बना है वो फेड के 5 शेयर होल्डर्स का बना है। नाम बताएंगे? हाँ मैं बता रहा हूँ, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, यूबीएस, ये जो 5 शेयर होल्डर्स हैं उनका बना है। ठीक है, साथ में कहीं ना कहीं यूएस के प्रेसिडेंट का भी के आसपास भी जो चीजें घूमती हैं वो सबको पता है किस तरह से हो रही है। तो ये बिल्कुल उसी लय में है। ठीक है, डिस्क्लेमर लेना चाहेंगे अमित सर आपसे, समय भी हो चुका है। जी सर। सर गिरगिट ने पैसा बनाया है मार्केट में, जो अपने आप को हवा के साथ बदल लिया था। ठीक है, अंकित सर आपकी ओर से डिस्क्लेमर। जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, जो भी मैंने बात करी सारी की सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में कभी ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जो भी दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं उनको एक चीज बता दे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गोल्ड सिल्वर ईटीएफ पर बातचीत की जाएगी सिप की टिप में। तो अंकित सर और अमित सर आप दोनों का शुक्रिया। नितिन सर 10-15 मिनट आपको और थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि ईटीएफ वालों के बहुत सारे सवाल हैं नितिन सर, तो थोड़ा सा समय और दीजिए। और अंकित सर, अमित सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सर मेरा भी डिस्क्लेमर रह गया है, मेरी कोई पर्सनल पोजीशन है नहीं। क्लाइंटों के साथ हम सेम व्यू शेयर करते हैं, सेम पोजीशन हो सकती है। आप जो भी पोजीशन बनाते हैं मेक श्योर कि आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, वरना इस तरह के बाजार में कभी ट्रैप हो गए तो हो सकता है बड़ी हानि का शिकार भी हो जाए। जिस भी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप संपर्क करके अपने आप को कंक्लूडिव स्टेज में लेके आते हैं, मेक श्योर कि वो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हो। थैंक यू सो मच। ठीक है, शुक्रिया अंकित सर, अमित सर, आप दोनों का शुक्रिया। नितिन सर आपसे बातचीत कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं दर्शकों के। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि शेयर बाजार से जुड़ा हुआ हम लोग वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। उस वेबिनार में क्या कुछ है मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसमें आप लोगों को सिखाया जाएगा कि शेयर बाजार का ट्रेंड पकड़ने में अगर आप लोग चूक गए हैं तो वो कैसे आप लोग देखकर चल सकते हैं। अगर ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है, इस तरह की सिचुएशन है, तो ट्रेंड भी पकड़ में आ जाए और ट्रेडिंग में लॉस भी ना हो, यही सब सिखाया जाएगा इस स्पेशल वेबिनार में। और स्विंग ट्रेडिंग की सही एंट्री और सही एग्जिट का पार्ट पढ़ाया जाएगा।